दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि पहलगांव की जो घटना हुई और उसको जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हैंडल किया वो उनके गले की फांस बन गई है। और ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े नर्वस हैं या क्राइसिस में हैं। क्राइसिस में इसलिए कि भी अभी उनका कुछ भी ठीक नहीं चलता है। जो वो ये कह रहे थे कि भाई हमारा तो डंका बज रहा है, विश्व गुरु होने की बात जो कही जा रही थी वो भी नहीं लग रहा है। और देश में भी थोड़ी स्थितियां बदली है। खैर, और पहलगांव हमले के बाद जो उन्होंने एक नाटक किया कि हमने मतलब 2-3 मीटिंगें की, सर्वदलीय मीटिंगें भी की, लेकिन उसमें वो खुद उपस्थित नहीं हुए और चुनावी भाषणों के बिहार और इधर उधर घूमते रहे। पर अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो ये दिखावा किया था कि हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, उसकी भी पोल खुल गई। पोल इसलिए खुल गई कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में 2-3 दिन में ही जो उनके आतंकी कैंपों को नष्ट करने के लिए प्रहार किया था वो पूरा नहीं हो पाया। उसके पहले ही ट्रंप साहब ने उसको फिजल आउट कर दिया और युद्धबंदी करवा दी। युद्ध तो था ही नहीं खैर वो, लेकिन और नरेंद्र मोदी को उनकी बात को मानना पड़ा। बल्कि ये कहे कि नरेंद्र मोदी की मजबूरी थी कि बिना तैयारी के जो हमने कदम उठाया था ये दिखाने के लिए कि हम कितने घर में घुस के मारते हैं, उसका खमियाजा भुगतना। सही बात यह है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, सेना स्वयं तैयार नहीं थी। वैसे तो देश की सेना को हर समय तैयार रहना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, और रहती भी है। लेकिन हमला अपनी तरफ से आगे बढ़ के दूसरे देश में घुस के मारना, उसके लिए तैयारी पूरी चाहिए। उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा करना है तो एग्रेशन करना है तो तैयारी पूरी करनी पड़ती है। सेना के 2-3 महीनों की जरूरतों को का आंकलन करना पड़ता है, उसका प्रिक्योरमेंट करना पड़ता है, सेना के शॉर्ट कमीशन में लोगों को भर्ती करना पड़ता है और साजो सामान का चौकबंद करना पड़ता है, गोला बारूद वगैरह वगैरह। एक कोई आप कह नहीं सकते हो कि आप एक बार में हमला एक दिन ही चलेगा या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा आप कह नहीं सकते। क्योंकि जैसे यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो रूस ने कहा था कि हम 7 दिन में निपटा देंगे, लेकिन 3 साल हो गए, अभी तक भी वो युद्ध जारी है। और उसको भी मैं मिलिट्री एक्शन का ही नाम दिया था, लेकिन वो 3 साल से युद्ध चल रहा है और दोनों तरफ से बराबर प्रयास और हमले हो रहे हैं और बचाव हो रहा है। तो वैसे ही ये सिंदूर का जो हमला था, मिलिट्री एक्शन कह सकते हैं भी, लेकिन वो बिना तैयारी के नहीं करना चाहिए था।
हमारा हमला कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे होगा, और शत्रु सेनाएं उसका जवाब कैसे कैसे देगी, इसका भी हमें पूरा आंकलन करना चाहिए था। माफ करिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये समझा गया कि बालाकोट स्ट्राइक के समय कोई रिएक्शन नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। ये सोच उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन, चीन के जेट व मिसाइल खुफिया जानकारी के दम पर बराबर की बदले की कार्रवाई की, और पुंछ ही नहीं, जम्मू श्रीनगर से लगाकर बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर तक हमले किए और हमारे आम नागरिकों को हानि पहुंचाई। तो इसलिए हमें युद्ध विराम पर राजी होना पड़ा। हमारे किसी किसी ने विमान नष्ट, कितने विमान नष्ट हुए, ये आज भी चर्चा का विषय है। इसके साथ ही S-400 वो राफेल डैमेज करने की कहानियां अभी भी हवा में तैर रही है। हमारे प्रधानमंत्री का कदम राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने के बजाय घट गया, गिरा है। खास तौर से जब ट्रंप ने यह कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान को जंग रुकवा दी और व्यापार का प्रलोभन देकर के रुकवाई, तब हम विश्व गुरु से नीचे गिर गए। आखिर भारत ये कहा कि मैं एक दूसरे देश में हस्तक्षेप के भारत वैसे भी ठीक नहीं समझता, और दूसरा इस युद्धबंदी से इस घोषणा की हवा निकल गई कि हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। फ्री हैंड दिया था तो सेना को युद्धबंदी का फैसला लेने देते, लेकिन मोदी के स्तर पर यह फैसला कैसे हुआ? इसका मतलब यह है कि फ्री हैंड नहीं दिया गया। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता के 23-24 साल बाद, मतलब 10-12-13 साल मुख्यमंत्री और 11 साल से प्रधानमंत्री के रहते हुए सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, और कहा जाए कि भयंकर क्राइसिस में है। डैमेज कंट्रोल की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और ये डैमेज कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं है उनके लिए। मतलब कंट्रोल भी अब उनकी क्षमताएं नहीं रही है डैमेज कंट्रोल। विदेशी दौरे लगभग बंद हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगता। लोग सवाल पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में वो भारत भ्रमण पर हैं। गुजरात के समारोह के पहले वे राजस्थान आए थे। उन्होंने कहा, मेरी नसों में खून नहीं, सिंदूर बह रहा है। बस ऐसे ही जुमलों के पीछे अपना मुंह छिपा रहे हैं। तो सिंदूर कैसे बह सकता है? खून तो खून की जगह खून ही बहेगा, सिंदूर कैसे बह सकता है? लेकिन वो जुमलेबाजी है। उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं है। 11 सालों में कितने विदेश यात्राएं की, कितने राष्ट्राध्यक्षों के गले पड़े, कितनों को भारत बुलाकर मेजबानी की, G20 जैसे भव्य आयोजन किए, विदेशों में जिनका डंका बज रहा था, एक सेकंड में गायब। ऑपरेशन G20 जैसे भव्य आयोजन किए, इसमें सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब गायब हो गया। अचानक क्या हो गया कि एक फोन कॉल से रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले मोदी जी के साथ कोई नहीं खड़ा है।
बल्कि सभी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हैं। ट्रंप और पुतिन से तो ऐसी आशा नहीं थी। यूरोप का एक देश हमारे पक्ष में नहीं बोला, वो भी जिसके इतना महंगा राफेल खरीदा, वो भी नहीं बोला। फ्रांस पक्ष में बोलने की बात तो में तो नेपाल और भूटान ने भी पड़ोसी धर्म तक नहीं निभाया। नरेंद्र मोदी को इस बात का सदमा भी है लगा कि 11 सालों में मीडिया और विदेशी यात्राओं के बल पर एक विश्व गुरु की छवि बनाई थी, वह ध्वस्त हो गई। इधर भाजपा इधर भारत अपने देश के इधर भारत में अपने देश में 200 सांसद ही लोकसभा में चुनकर आए। उनके जादुई करिश्मे को ये भी चोट लगी। ये बात सही है कि निकट भविष्य में नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई खतरा, की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन बिहार और बंगाल चुनाव हारने के बाद संकट बढ़ सकता है, क्योंकि तमिलनाडु तो हारना तय है ही। एक तरफ आतंकवाद से लड़ने की बात, जीरो टॉलरेंस जैसे जुमले, और दूसरी ओर तालिबान को साथ लेकर चलने की तैयारी। तालिबान तो आतंकवाद का प्रतीक है, फिर आप तालिबान को साथ रखोगे तो आतंकवाद से लड़ने की बात तो ऐसे ही फिजल आउट हो जाएगी। और फिर जीरो टॉलरेंस की बात करते हो आप कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, लेकिन न पुलवामा के आतंकवादी पकड़ाए, न ये पता चला कि 300 किलो आरडीएक्स उस कार में वहां कैसे पहुंचा। भरी कार में सेना के काफिले के पास कैसे पहुंचे। पहलगांव के आतंकवादी की पहचान भी नहीं हुई। पकड़कर उन्हें सजा देना तो अलग बात है, किसी दूसरी घटना से इसकी तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन बिना किसी गर्जना के 9/11 के बंबई हमले में सभी आतंकवादी कोई भी आतंकवादी भाग नहीं पाया। सबको गिरफ्तार, सबको मारा गया, मार दिए गए, सब मारे गए वहां पर और कसाब जिंदा पकड़ा। अदालत में केस चला, उसे बचाव का पूरा मौका दिया और उसको मृत्युदंड मिला। डॉक्टर मनमोहन सरकार ने यह सिद्ध किया कि हम तैयार हैं और हमारे यहाँ लोकतंत्र है। आतंकवादी को भी कानून के से सजा मिलती है। हमारे यहाँ कानून का राज है। नरेंद्र मोदी इस बात को सिद्ध करने में बार बार फेल हो। छोटी छोटी बातों पे एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन तो आम हो गया है, जो लोकतंत्र की नहीं तानाशाही की निशानी है। बिहार में तो मोदी जी की छवि को जबरदस्त डेंट लगा है। मोदी जी रोड शो कर रहे थे, मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं थे, और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो उसमें साथ नहीं दे रहे। रोड शो, सड़कें सुनी थी, लोग देखने ही नहीं आए। अब विश्व गुरु आए और देखने ना आए तो। गुजरात में फूल बरसाने के लिए फोन करके लोगों को बुलाना पड़ा। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के लोग को भी फोन किया गया और बुलाया गया। एक तरफ आप उस परिवार से फूल बरसाने के लिए फोन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आपके मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, भाजपा के नेता, कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। अब मोदी जी ने अभी तक उन कर्नल शाह को गाली देने वाले, एक तरह से विजय शाह को अभी तक निकाला नहीं है। मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, जो देवड़ा जी, जिन्होंने कहा कि सेना जो है मोदी के
कदमों में नतमस्तक है। अब तो विदेशी मीडिया से भी प्रतिक्रिया आने लगी है, जिसमें मोदी जी का परेशान होना जरूरी है। डिप्लोमेट ने लिखा है कि मोदी की विदेश नीति को व्यक्तिगत करिश्मा और राष्ट्रवादी भावना पर आधारित थी, अब बदलाव में है, अब दबाव में है। इससे भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान हो सकता है। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि हालिया संघर्षों में परमाणु जोखिम को फिर से उजागर किया है और दोनों देशों के बीच संरचना की कमी के स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। इस तरह मोदी के सामने वैश्विक चुनौतियां भी है। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि मोदी जी के सामने एक वो बहुत बड़े क्राइसिस में है। उनकी विदेश में भी स्थिति बहुत गिरी है और भारत का स्तर भी पाकिस्तान के बराबर है। मतलब पहले हम पाकिस्तान से बहुत ऊपर थे, अब हम पाकिस्तान के बराबर हैं। हो सकता है हम किसी दिन बांग्लादेश के बराबर हो जाए, हमारी तुलना बांग्लादेश से होने लग जाए। तो कभी हमारी तुलना बांग्लादेश से होने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो स्थिति है, इससे नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी परेशान है। और जो 7 ग्रुप भेजे हैं, लगभग 60 जने एमपी हैं, जिसमें अधिकतर दूसरे लोग भी हैं विदेशों में अपनी बात कहने। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि पनामा में किसको समझाने जा रहे हैं और क्या उसका फायदा होगा, गुयना में किसको समझाने जा रहे हैं और क्या फायदा होगा उसका। और अमेरिका में अगर वो ट्रंप और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और वाइस प्रेसिडेंट वहां के उपराष्ट्रपति को अगर नहीं समझाते हैं, उनसे भेंट नहीं होती है, तो क्या मतलब है उन सब का। कुल मिलाकर के बात यह है कि ये जो डैमेज कंट्रोल के लिए ये जो 7 प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं, ये भी विफलता की एक कहानी लिखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। थरूर साहब का बहुत अच्छा भाषण हुआ, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, थरूर ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन बोला किसके सामने, सुनने वाला कौन था वहां पर, यही तो मुश्किल है ना। तो अब ऐसी स्थिति है, देखते हैं क्या होता है। ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स में भेजें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी और